अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील न्याज़ी है और मैं आप सबको spinzer.com की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के सेकंड वीडियो लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस पे बात करेंगे। इंटरफेस से क्या मुराद है? इंटरफेस बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन में डिफरेंट एरियाज़ हैं उनको क्या नाम दिया गया और उनका क्या मकसद है। तो हम आज अपने एप्लीकेशन का जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हम ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा। मुख्तलिफ एरियाज से आपको मुतारफ़ करवाऊंगा ताकि जैसे हम इस ट्रेनिंग में फ़र्दर प्रोग्रेस करेंगे, मज़ीद पेशकदमी करेंगे, तो आपको वो एरियाज़ पहचानने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, मज़ीद ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी ये जो इंटरफेस है आपको डिफरेंट एरियाज से फेमिलराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने बुक वन डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी नई फाइल क्रिएट करते हैं उसको एक वर्क बुक कहा जाता है। और ये वर्कबुक अभी चूंकि हमने ये फाइल तो क्रिएट की है लेकिन इसको सेव नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे बुक वन लिखा हुआ है। अगर हम इसको सेव कर देते तो यहाँ पे जिस नाम से हमने फाइल सेव की हुई होती वो नाम यहाँ पे अपीयर होता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी फाइलें हैं उनको एक वर्क बुक कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 के बाद पहली दफ़ा इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, उस आपने 2007 का वर्जन यूज़ नहीं किया, तो आपको ये इंटरफेस टोटली डिफरेंट लगेगी 2003 के इंटरफेस से या उसकी लुक से। उसकी वजह यह है कि ऑफिस 2007 की एप्लीकेशंस में रिवायती मेन्यूज़ के बजाय ये रिबन बार मुतारिफ करवाई गई थी, और तब से इसके बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं ऑफिस के, ख्वाह वो ऑफिस 2010 हो या फिर ऑफिस 2013, तमाम एप्लीकेशंस में आप इस रिबन बार को मौजूद पाएंगे। यानी कि जो रिवायती मेन्यूज़ थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि विंडोज़ 8 जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अगली विंडोज़ है, विंडोज़ 7 के बाद, उसमें भी आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में इस रिबन इंटरफेस को या इस रिबन बार को मौजूद पाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अपने आप को फेमिलराइज कर लें इस रिबन बार से, इस रिबन इंटरफेस से, और यूज़ टू हों, ताकि आपको किसी किस्म की अजनबियत का एहसास ना हो और आप अगली जो विंडोज़ है उस पे अपने आप को स्विच कर सकें, या आने वाले जो वर्जन्स हैं ऑफिस के उसके ऊपर आप अपने आप को स्विच कर सकें। क्योंकि अभी भी ऑफिस में, चूंकि मैं ऑफिस में काम करता हूं, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे पास जो ऐसे कुलीग्स हैं जो कि इस नई रिबन बार से या इस इंटरफेस से डरते हैं, वो सिर्फ इसी इंटरफेस की वजह से, इसी रिबन बार की वजह से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके और अभी तक वो 2003 के जो ऑफिस एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्क्रीन के टॉप पे ये जो बड़ी सी टूल बार आप देख रहे हैं, इसको रिबन बार कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पे किसी और टैब पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये रिबन बार चेंज हो रही है। तो इस तरह ये रिबन बार डिफरेंट टैब्स का मजमूआ है। आप किसी भी टैब के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको उस टैब से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं या जो आइकॉन्स हैं वो आपको नीचे रिबन बार में अपीयर होते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर 8 के करीब टैब्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की एप्लीकेशन में आपके पास अवेलेबल हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से इंसर्ट के टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो इंसर्ट के टैब में जो जो फंक्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, यानी कि यहाँ से मैं इस टैब की मदद से अपने इमेजेस वगैरह इंसर्ट करवा सकता हूँ, टेबल इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो जो भी आप फंक्शंस देखेंगे उनको इन टैब्स की मदद से कैटेगराइज किया गया। अगर मैं वापस होम के टैब पे आऊँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस होम के टैब में भी इस टूल बार को, इस रिबन बार को मज़ीद जो है वो कैटेगराइज किया गया है ये वर्टिकल बार्स की मदद से। तो किसी भी सेक्शन को आप देख सकते हैं कि ये अगर आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, उसको बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, या फिर उसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो फंक्शंस हैं वो एक ही इस कैटेगरी में कैटेगराइज़ किए गए हैं, यहाँ आपके सामने पेश किए गए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी है, नंबर्स की फॉर्मेटिंग के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो इस रिबन बार को होम के टैब में भी इस रिबन बार को मज़ीद जो है वो कैटेगराइज़ किया गया है। इसी तरह इंसर्ट में भी आप देखेंगे कि ये कैटेगराइजेशन की गई है इन वर्टिकल बार्स की मदद से। रिबन बार पे मौजूद इन डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स पे अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि बाज़ ग्रुप्स के नीचे आपको ये छोटा सा एरो का आइकॉन नज़र आ रहा है। इसको लॉन्चर कहा जाता है, और अगर यहाँ से मैं किसी भी लॉन्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उस ग्रुप से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। मसलन अगर मैं यहाँ से
फ़ॉन्ट के इस ग्रुप से इस लॉन्चर के आइकॉन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है फॉर्मेट सेल्स का, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि अलाइनमेंट से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस को मैं एक्सेस करूँ तो उसके लिए मैं अलाइनमेंट ग्रुप से इस लॉन्चर के आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब हम अलाइनमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो देख रहे हैं। अगरचे हम सेम उसी डायलॉग बॉक्स में मौजूद हैं फॉर्मेट सेल्स के, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले हमने फ़ॉन्ट के लॉन्चर पे क्लिक किया था तो फ़ॉन्ट की ऑप्शंस हमारे सामने, या फ़ॉन्ट का टैब एक्टिव था, और इस वक्त हमने अलाइनमेंट के लॉन्चर पे क्लिक किया तो अलाइनमेंट का जो टैब है वो हमारे सामने एक्टिव है। तो इस तरह आप लॉन्चर की मदद से अगर किसी ग्रुप में मज़ीद ऑप्शंस को एक्सेस करना चाहें तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। रिबन बार के नीचे आपको एक और बार मिलेगी जिसको मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस बार का, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये आपको ये बताता है कि इस वक्त आप अपनी स्प्रेडशीट में कौन से सेल पे मौजूद हैं या कौन सा हिस्सा आपने एक्टिव किया हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कहीं और क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट चेंज हो चुका है और यहाँ पे अब B5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कन्वेंशन ये है कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ABC के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ, और जो रोज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स के साथ। तो इस वक्त जो सेल हमारा एक्टिव है या जहाँ पे हम मौजूद हैं वो है बी कॉलम की 5वीं रो। तो B5 से ये मुराद हुआ कि बी कॉलम आपने देखना है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ABC लिखी आपको नज़र आ रही है कॉलम्स के ऊपर, और इसी तरह रो जो है वो 1 2 3 4 5। तो इस वक्त जो हमारा एक्टिव सेल है वो बी कॉलम की 5वीं रो है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त किस सेल में हम मौजूद हैं, और इसके साथ इस बार में जो राइट साइड का हिस्सा है इसको फार्मूला बार कहा जाता है, और यहाँ पे आप अपनी टाइपिंग करते हैं फार्मूलाज की या टेक्स्ट की। तो इसको हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखें कि इस हिस्से को फार्मूला बार कहा जाता है, और जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है इस बार का, उसको नेम बॉक्स कहा जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम्स हैं उनको ABC के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट्स के साथ, और आप देख भी रहे हैं कि इन सेल्स के ऊपर आपको ABCDEF और इसी तरह O तक जो है ये नज़र आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट के अंदर आप तकरीबन 60,000 कॉलम्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। तो अगर मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू कर दूँ तो आप देखेंगे कि हम मज़ीद जो है आगे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। तो इस तरह एक स्प्रेडशीट के अंदर आप तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो कॉलम्स एक्सेस कर सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है। इसी तरह जो रोज़ की तादाद है वो एक स्प्रेडशीट के अंदर आप तकरीबन 10 लाख रोज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी शीट है, स्प्रेडशीट की जो फाइल है, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये एक फाइल के अंदर, मैं आपको एक शीट की बात बता रहा हूँ कि एक शीट के अंदर आप इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कबुक होती है उसके अंदर 3 शीट्स मौजूद होती हैं। तो आप इसको 3 से ज़रब दे दें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिंगल वर्कबुक फाइल में या एक सिंगल एक्सेल की फाइल में आप कितना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। स्क्रीन के टॉप पे जो बार आप देख रहे हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, और इस टूल बार में जो ऑप्शंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। मसलन अगर मैं इस एरो के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और बाज़ के सामने चेक अपीयर हो रहा है और बाज़ के सामने नहीं। तो अगर मैं यहाँ से न्यू के इस मेन्यू पे या न्यू के इस आइटम पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि अब हमारे सामने न्यू का जो आइकॉन है वो भी अपीयर हो रहा है इस क्विक एक्सेस टूल बार में। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार को। ईमेल वगैरह आप अगर करना चाहें, क्विक प्रिंट, तो ये ऑप्शंस जो हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो और कस्टमाइज़ेशन है वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जाएँगे। और इसके बाद इसको मैं दोबारा जो ऑप्शंस मैंने चेक की थी इनको दोबारा अनचेक कर देता हूँ ताकि हम डिफ़ॉल्ट लेआउट को देख सकें। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गौर करें नीचे मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक फ़ाइल होती है उसके अंदर 3 शीट्स मौजूद होती हैं। तो इन शीट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, नीचे आप देख रहे हैं कि 3 टैब्स आपके पास अवेलेबल हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और इसको सिंपल किसी भी शीट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आप उस शीट को एक्सेस करेंगे। अगर मैं शीट 2 पे क्लिक करूं तो इस वक्त हम शीट 2 को देख रहे हैं। इसी तरह मैं अगर शीट 1 को एक्सेस करना चाहूँ वापस उसी पे क्लिक कर सकता हूँ। तो इस वक्त जो डिफरेंट शीट्स हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। इसमें ये लाजमी नहीं है कि आप इनका जो डाटा है वो सेम होना चाहिए। आप एक शीट पे कोई डाटा रख सकते हैं, दूसरी शीट पे कोई डाटा रख सकते हैं, और इसी तरह
मज़ीद शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। इस आइकॉन पे, न्यू के इस आइकॉन पे अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो आप मज़ीद शीट्स भी ऐड करते जाएंगे। और इसी तरह नीचे आप देख रहे हैं कि ये आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं या आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, या आपके डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए यूज़ होते हैं कि आप कौन सा लेआउट देखना चाहते हैं। तो ये 3 लेआउट्स अवेलेबल हैं आपके पास। इसको फ़िलहाल मैं वापस नॉर्मल व्यू में आता हूँ और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये आपको ज़ूम इन का जो बटन है या जहाँ 100% लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकता हूँ और एक डिफरेंट ज़ूम लेवल सेट कर सकता हूँ। और इसी तरह स्लाइडर की मदद से भी अगर मैं ज़ूम लेवल सेट करना चाहूँ तो मैं एक डिफरेंट ज़ूम लेवल का इंतखाब कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखूँ और उसके बाद माउस व्हील को स्क्रॉल करूँ, अप एंड डाउन स्क्रॉल करूँ, तो मैं या तो ज़ूम इन कर रहा हूँ या ज़ूम आउट कर रहा हूँ। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, इसकी मदद से अगर आप ज़ूम इन करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में तो कंट्रोल की प्रेस करके रखें, उसके बाद माउस व्हील स्क्रॉल करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। रिबन टूल बार पे मौजूद इन डिफरेंट टैब्स के साथ अगर आप गौर करें तो आपको ये फाइल का टैब भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अब आप देख रहे हैं कि मैं एक टोटली डिफरेंट स्क्रीन पे आ चुका हूं और हमारे सामने जो स्क्रीन है वो टोटली चेंज हो गई है। और इस स्क्रीन को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइल से रिलेटेड आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, रीड ओनली बनाना चाहते हो, या ये परमिशन देना चाहते हो कि कोई कॉपी कर सकता है इसको या नहीं, या चेंज कर सकता है इस वर्कबुक को नहीं, तो आप वो परमिशंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओपन डायलॉग बॉक्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव एंड सेंड। तो ये सारी फाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे आप इस बैक स्टेज व्यू की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस, जैसे हर एप्लीकेशन में होता है कि फ़ाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, आप कंट्रोल एस की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ओ, ओपन डायलॉग बॉक्स आपको मुहैया करवाएगा, तो आप अपनी जो फाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो बैक स्टेज व्यू की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, या फिर अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो आप उस तरह भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करें ओपन के इस बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे मेरे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ से हम उस डेस्टिनेशन तक जाते हैं जो फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो मैं MS एक्सेल 2010 के इस फोल्डर में आता हूँ। यहाँ पे डेमो फाइल के नाम से एक एक्सेल की फाइल हमारे सामने अपीयर हो रही है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि सिंपल सी एक फ़ाइल है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। और अगर मैं बैक स्टेज व्यू को दोबारा एक्सेस करना चाहूँ तो मैं फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, फ़ाइल टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस मेन्यू से मैं रिसेंट के मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जो फाइलें हमने रिसेंटली ओपन की हैं, जो वर्क बुक्स ओपन की हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने अपीयर होंगी। और इस तरह स्क्रीन के राइट साइड पे रिसेंट प्लेसेस, यानी कि जो फोल्डर आपने एक्सेस किया था उस फाइल को ओपन करने के लिए, उसकी भी लोकेशन यहाँ पे मौजूद है। तो आप 50 के करीब जो डिफरेंट फाइल्स आप ओपन करते हैं रिसेंटली, उसको आप यहाँ पे मौजूद पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी फाइल है जिसको आप डेली एक्सेस करते हैं तो उसको आप पिन भी कर सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि छोटा सा आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये पिन कर दिया है इसको। जैसे आप किसी भी पेपर को पिन करते हैं अपने टेबल पे या जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर, तो आप इसको पिन कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है यहाँ पे अब हम मौजूद रहेगी जब तक आप इसको अनपिन नहीं करते। तो इस तरह आप इन मेन्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वापस आता हूँ अपनी जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल है, तो उसके लिए सिंपल मैं एस्केप की प्रेस करूँगा बैक स्टेज व्यू में। तो जो रिसेंटली हमारा सेलेक्टेड टैब होगा रिबन टूल बार में, वो भी हमारे सामने अपीयर होगा और फाइल भी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ABC वेब कंसल्टेंसी मंथली सेल के नाम से ये एक हमने फ़ाइल क्रिएट की हुई है और इसमें डिफरेंट आप देख रहे हैं कि हमने ऑप्शंस दी हैं कि जनवरी की सेल्स कितनी है, फरवरी की, मार्च की और उनका टोटल किया है। अगर आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें तो आपको नेम बॉक्स में उस सेल का नाम भी नज़र आएगा और फार्मूला बार में उसकी वैल्यू भी नज़र आएगी। तो फार्मूला बार को सिंपल वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो सेल जहाँ पे जो भी वैल्यू उसकी अपीयर होगी वो आपको फार्मूला बार में भी नज़र आएगी और नेम बॉक्स में आप उस सेल का पाथ भी देख सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो टोटल का आखिरी कॉलम है या जो आखिरी सेल है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि नेम बॉक्स में E10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और जो फार्मूला बार है उसमें आपको एक फार्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फार्मूला क्या है इसके बाद इस पर तो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेसन्स में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यही याद रखें कि फार्मूला बार जो है, जो सेल में जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको रिप्रेजेंट करवाती है कि आया इस सेल पे आपने कोई फार्मूला अप्लाई किया है या
कोई प्लेन टेक्स्ट वैल्यू या फिगर वैल्यू आपने इंसर्ट की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक इंटरफेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आने वाले वीडियो लेसन में इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद रिबन टूल बार या फिर इस एक्सेल की एप्लीकेशन के तमाम फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे। और आखिर में जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि spinzer.com की इस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स लेकर आ सकूँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर। और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको यूट्यूब की एक्सेस हासिल है पाकिस्तान के अलावा। अगर आप मुझे इंडिया या कहीं और बांग्लादेश से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे मेरा एड्रेस है youtube.com/तंजील न्याजी। इसके अलावा आप स्पिंजर.com की वेबसाइट पर आकर तो मेरे जो तमाम सोशल नेटवर्किंग चैनल्स हैं वहाँ पे आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अगले वीडियो लेसन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।